अब यदि हम किसी आईआर स्पेक्ट्रम की बात करें तो उसमें जब आप डिफरेंट एब्जॉर्प्शन पीक्स देखते हैं तो सभी एब्जॉर्प्शन पीक्स जो होती हैं वो एक समान नहीं होती हैं, यानी समान रूप से प्रभावी नहीं होती हैं। तो कौन सी पीक आपको शार्प मिलेगी या कौन सी ज़्यादा इफेक्टिव होगी, इसे समझने के लिए हमें दो चीज़ें समझना होंगी, जिसमें पहला है सिलेक्शन रूल और दूसरा रहेगा कि आईआर स्पेक्ट्रम शो करने के लिए आवश्यक कंडीशंस क्या हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिलेक्शन रूल क्या है, यानी जो वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस हो रहे हैं उनके लिए सिलेक्शन रूल क्या है। तो हम जानते हैं कि जब किसी मॉलिक्यूल पर आईआर रीजन से रेडिएशंस डाले जाते हैं तो उसके वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में चेंजेस आते हैं, पर केवल उन्हीं ट्रांजिशंस की अनुमति है, यानी केवल वो ही ट्रांजिशन अलाउड है जिनके लिए उसके वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर में ±1 का चेंज आता है, यानी एक की या तो वृद्धि होती है या एक की कमी होती है। इसके अलावा अन्य जितने ट्रांजिशन हैं यानी +-2 +-3 ये सभी फॉरबिडन यानी अलाउड ट्रांजिशन नहीं है। तो जिन ट्रांजिशंस के लिए डेल्टा वी की वैल्यू +-1 होगी वो अलाउड ट्रांजिशन होंगे और उनके लिए आपको पीक जो है बहुत शार्प मिलेगी। तो ये ट्रांजिशन कौन से हो सकते हैं? हो सकता है कि मॉलिक्यूल V0 से V1 पर जाए, V1 से V2 पर जाए, V2 से V3 पर जाए, पर ऐसा नहीं हो सकता कि V0 से डायरेक्ट V3 पर चला जाए, तो वो ट्रांजिशन अलाउड नहीं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि कोई मॉलिक्यूल आईआर स्पेक्ट्रा कब शो करता है, यानी वो आईआर स्पेक्ट्रम शो करेगा या नहीं करेगा, ये किस बात पर डिपेंड करता है। तो हम जानते हैं कि जब मॉलिक्यूल पर आईआर रेडिएशन डाले जाते हैं तो उसमें या तो स्ट्रेचिंग होती है या बेंडिंग होती है, यानी कि उसमें वाइब्रेशंस होते हैं और इन वाइब्रेशन के दौरान उसके डायपोल मोमेंट यानी द्विध्रुव आघूर्ण में परिवर्तन आता है। यदि परिवर्तन आता है तो ही वो उस आईआर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं और आपको बैंड यानी पीक मिलता है। और यदि उसके द्विध्रुव आघूर्ण में कोई परिवर्तन नहीं आता तो वो आईआर रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, यानी कि वहां आपको कोई पीक दिखाई नहीं देती है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें आईआर स्पेक्ट्रम यानी आईआर रेडिएशन डालने पर जिनके डायपोल मोमेंट में चेंज होता है वो आईआर स्पेक्ट्रम शो करते हैं और ऐसे वाइब्रेशन को हम इंफ्रारेड एक्टिव यानी कि अवरक्त सक्रिय कंपन कहते हैं और उस मॉलिक्यूल को इंफ्रारेड एक्टिव मॉलिक्यूल कहते हैं। पर कुछ वाइब्रेशन ऐसे भी होते हैं जिनमें डायपोल मोमेंट में चेंज नहीं आता, जैसे हम बात करें स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की। तो यदि आपका स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन सिमेट्रिकल है, जैसे कि हम देखें कि CO2 मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर यदि सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग हो रही है तो क्या होगा, दोनों बॉन्ड एक्सपांड होंगे या कंप्रेस होंगे, तो इसके डायपोल मोमेंट में कोई चेंज नहीं आएगा और डायपोल मोमेंट में चेंज नहीं आएगा तो आपको आईआर स्पेक्ट्रम में कोई भी पीक प्राप्त नहीं होगी। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो डायपोल मोमेंट में चेंज शो नहीं करते हैं आईआर इनेक्टिव कहलाते हैं और उनकी ये वाइब्रेशन आईआर इनेक्टिव वाइब्रेशन कहलाते हैं। ठीक है, तो आईआर इनेक्टिव वाइब्रेशन के कारण आपको एब्जॉर्प्शन पीक प्राप्त नहीं होती है। और दूसरी बात यह है कि कोई मॉलिक्यूल आईआर रेडिएशन को तभी एब्जॉर्ब करता है जब मॉलिक्यूल की जो प्राकृतिक कंपन आवृत्ति होती है वो आपतित विकिरण की आवृत्ति के समान होती है, मतलब उसकी जो नेचुरल वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है और आईआर रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी जो उस पर आप इंसिडेंट कर रहे हैं, जो उस पर आप डाल रहे हैं, यदि वो सेम होगी तो वो उस आईआर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा और यदि वो अलग होगी तो वो उस आईआर रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। उदाहरण के लिए हम HCl मॉलिक्यूल को लेते हैं, तो HCl मॉलिक्यूल की जो नेचुरल वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी है वो 2890 सेंटीमीटर इनवर्स है। तो यदि आप
IR रेडिएशन का 2890 सेंटीमीटर इनवर्स वाला रेडिएशन HCl के सैंपल में से पास करते हैं, या आप कोई भी IR रेडिएशन इस पर पास करते हैं जिसमें 2890 सेंटीमीटर इनवर्स वाला भी रेडिएशन है, तो HCl क्या करेगा, उन IR विकिरणों में से 2890 सेंटीमीटर इनवर्स वाले रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा और अन्य को ट्रांसमिट कर देगा। तो यहाँ पर जहाँ हमने ये एब्जॉर्प्शन उसने किया, वहाँ पर आपको क्या मिल जाएगी, पीक मिल जाएगी। तो इस तरीके से हमने देखा कि दो कंडीशंस आवश्यक हैं, एक तो IR रेडिएशन डालने पर उसके डायपोल मोमेंट में चेंज होना चाहिए, और दूसरा उसकी जो नेचुरल वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है उसी फ्रीक्वेंसी की IR रेडिएशन को वो एब्जॉर्ब करेगा। तो जितने मॉलिक्यूल जो नॉन पोलर होते हैं उनमें तो द्विध्रुव आघूर्ण होता ही नहीं है, उनका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, इसलिए आप उन पर यदि उनकी प्राकृतिक आवृत्ति के बराबर IR रेडिएशन भी डाल दें तो भी वो उसको एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, यानी IR स्पेक्ट्रम शो नहीं करेंगे। तो जितने नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं वो तो IR स्पेक्ट्रम देते ही नहीं है, साथ ही ऐसे वाइब्रेशन जिसमें डायपोल मोमेंट में कोई चेंज नहीं आता है वो भी IR स्पेक्ट्रम शो नहीं करते। और हम जानते हैं कि IR रीजन में इतनी एनर्जी तो होती नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो जाए, उनमें तो सिर्फ इतनी एनर्जी होती है कि वाइब्रेशनल एनर्जी में चेंजेस आते हैं, और वाइब्रेशनल एनर्जी में जो चेंजेस आते हैं उनके साथ साथ रोटेशनल एनर्जी में भी चेंजेस आते हैं। क्यों? क्योंकि रोटेशनल लेवल के लिए जो एनर्जी चाहिए वो वाइब्रेशनल की अपेक्षा कम होती है, तो जब वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में चेंजेस आएगा तो रोटेशनल में तो आएगा ही। तो इस तरीके से जब IR रेडिएशन डालते हैं तो हमको वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम मिलता है, पर यदि आप प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, उसे जो आपका कंपाउंड है उसे लिक्विड फॉर्म में लेना होगा, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में इस तरीके के इंटरेक्शन होते हैं कि वो उसका घूर्णन रोक देते हैं, रोटेशन रोक देते हैं, तो सिर्फ हमको प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है, जबकि गैसियस मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन के साथ रोटेशन भी होते रहते हैं। तो इस तरीके से हम एक IR स्पेक्ट्रम को प्राप्त कर सकते हैं, उसकी एनालिसिस कर सकते हैं और उसके आधार पर विभिन्न यौगिकों में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये बता सकते हैं।